बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। वैसे तो आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आप ये पढ़ के आ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन यहाँ पर कोई इंटीग्रल वगैरह इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह से आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि अगर हमारे पास सर्टेन एरिया हो और उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कि अगर हमारे पास क्या हो, एक सर्टेन एरिया हो, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। ओके हो गया। जिस तरह अगर एक सर्टेन एरिया कोई विंडो वगैरह हो, अगर उसमें से एयर पास करके आ रही है तो उसको हम एयर फ्लक्स कह देंगे। एक पाइप का वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उस एरिया में से वाटर पास करके आ रहे हैं तो उसको हम वाटर फ्लक्स कह देते हैं। इसी तरह सर्टेन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। और इसका फार्मूला हमने क्या देखा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए हमने देखा था, ठीक है, जिसमें ए क्या है, एरिया वेक्टर, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाई क्या है, फ्लक्स होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर हमने क्या कहा था कि एरिया वेक्टर हमेशा जो है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, अगर ऐसे सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, अगर सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। ठीक है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल होता है वो होता है थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, जो हम सेकंड ईयर में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ये छोटी सी कोई हमारे पास सर्टेन सरफेस है, इस पर हम क्या करते हैं, छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं जिसको हम कह देते हैं डी ए। छोटा सा एरिया एलिमेंट, पूरी सरफेस की बात नहीं कर रहे, छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं डी ए, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वो इस तरफ होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और वो कितना होगा, एन यूनिट वेक्टर से हम उसकी डायरेक्शन को अब शो करेंगे। ठीक हो गया। और मान लें इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, इसको हम ई से शो कर देते हैं। तो यहां पर हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम कहेंगे कि फ्लक्स क्या होगा, डी फाई, छोटू सा फ्लक्स इस एरिया में से गुजरने वाला, क्योंकि हम सिर्फ अभी इसकी बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे, इज इक्वल टू यहां पर ई डॉट डी ए आ जाएगा। ओके हो गया। यानी इस छोटू से एरिया एलिमेंट में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उसकी वजह से ये फ्लक्स बन रहा है छोटू से एरिया का। लेकिन अगर हम पूरी सरफेस का कैलकुलेट करने चाहते हैं तो पूरी सरफेस को आप डी ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट बनाओ और उस छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को ऐसे जोड़ दो तो पूरी सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। और यहां पर हम फिजिक्स में क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसको भाई ऐसे इंटीग्रेट कर दो, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट, इसको जोड़ने को हम क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो पूरी सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ये हम हर जगह फार्मूला यूज करेंगे, पूरे चैप्टर में हम ये यूज करते रहेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है। इसी तरह अगर हमें वो कोई क्लोज सरफेस का निकालना हो ना, मान लीजिए हमारे पास क्लोज सरफेस है और ये हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है, तो आगे जाकर हम क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस को ऐसे छोटे 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 एरिया एलिमेंट में इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम इसी तरह फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए हम ले लेंगे। तो हमारे पास इस पूरी क्लोज सरफेस का वो फ्लक्स सा निकल आएगा कि इसके सरफेस एरिया पे कितना वो फ्लक्स बन रहा है, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके एरिया में से गुजर रही है। ठीक है, बहरहाल ये आगे की कहानियां हैं। तो नेक्स्ट इसका छोटा सा एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि कब इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, अच्छा मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है कि जब हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। मान लें अगर हमारे पास ये कोई एरिया है
ठीक है, और ऐसे ऐसे कोई एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसमें से ऐसे पास कर रही हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और यहाँ पर अगर हम कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करें डी ए, जिसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, जिसको हम एन यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं, तो इस हमारे पास जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है ये वाला, इसको मैंने डी ए कहा है, इसका जो हमारे पास ये एरिया वेक्टर है, इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो आप फिर से वही लगाएंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा, चलिए पहले थीटा लिख लेते हैं, और फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए आ जाएगा। ओके हो गया, ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ है, ये तो छोटे से एरिया एलिमेंट है ना, अगर हम इस पूरी सरफेस पे बहुत सारे डी ए 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 कंस्ट्रक्ट कर दें, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे इंटीग्रल लगा देते हैं, और ई डॉट डी ए, इन सब का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर, तो सब का एंगल कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 0 डिग्री। तो cos 0 1, तो ये हमारे पास पूरी सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, अच्छा मिनिमम कब होगा, मिनिमम हमारे पास तब होगा अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल है सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है इस तरह से कुछ, ठीक है, मतलब ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी है, ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसके ऊपर से पास कर रही है, इसके अंदर से पास नहीं कर रही, इसके अंदर से पास नहीं कर रही। अगर हम इसके ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट लें डी ए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड, एन यूनिट वेक्टर से हम इसको डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पूरी सरफेस का, तो इंटीग्रेट कर देंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है 0, तो फाई ई क्या आ जाएगा 0, यानी इस केस में कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। इन शॉर्ट ये कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, और जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास आएगा। ओके हो गया, तो ये हमारे पास कौन सा केस है, मिनिमम फ्लक्स, और ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। ओके हो गया, ये छोटा सा शॉर्ट सा बस अब ये समझ लें इंट्रोडक्शन था। वैसे तो फिर से कह रहा हूँ, सेकंड ईयर फिजिक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली मेरी वीडियो देखो, उसमें कंप्लीट हर एक चीज़ डिटेल से बताई है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ना इंट्रोडक्शन था, क्योंकि ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये इस चैप्टर के हर टॉपिक में यूज हो रहा है, हर टॉपिक में। तो इसका जस्ट मतलब समझाने के लिए ये एक वीडियो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये वाली इसकी मैं समझा ही दूँ, ठीक है, इसको वीडियो पहले बना दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इस चैप्टर के को शुरू करने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।